जिस पहले दिन तुम्हारी अमीर बड़ी बहन क्लोई तुम्हें घर लाई, उसी दिन तुम्हारी मुलाकात अपनी दूसरी बहन जेसिका से हुई, जिसकी दोमुही बॉयफ्रेंड घुटने टेक कर तुम्हारे दादा से उनकी मंजूरी मांग रहा था। जब वे एक दूसरे को गले लगाकर रो रहे थे और दादा दया में आकर हाँ कहने ही वाले थे, तभी परिवार को अचानक तुम्हारी अंदरूनी आवाज सुनी। बेचारी जेसिका, उसने कभी सीधे तुमसे एक पैसा नहीं मांगा, लेकिन वो और तरीकों से लालची है। जब भी उसे कुछ चाहिए होता है वो बस फेसबुक पर पोस्ट कर देता है और प्राइवेसी सिर्फ मुझे और तुम्हें दिखाने पर लगा देता है। बेचारी बेवकूफ बिल्कुल अनजान है, हमेशा कोई ना कोई बहाना ढूंढकर उसे वो चीज तोहफे में दे देती। मेरी बहन हर तरह से बेहतरीन है, बस जाहिर है उसने पैदा होने से पहले इंटेलिजेंस स्टैट्स मैक्स नहीं किए। तुम उसे अपना पहला प्यार मानती हो, लेकिन वो तुम्हें सिर्फ बैकअप एटीएम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। जिस पल उसे असली चीज मिल जाएगी, तुम ही पहली होगी जिसे वो धोखा देगा। जेसिका की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। धोखा देने का क्या मतलब? बैकअप क्या? दादा हैरान रह गए। ये क्या हो रहा है? क्या ये उस लड़के के मन की बात थी? उन्होंने नजरें फिरकर सबके चेहरे पढ़ने की कोशिश की और उनकी नजर क्लोई से मिली। वो उनकी सबसे पसंदीदा पोती थी, जो उनसे सबसे ज्यादा जुड़ी थी। दोनों के बीच एक खामोश समझ थी। क्लोई ने बुजुर्ग को हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया। जाहिर था वो भी उसी नतीजे पर पहुंची थी। उन्होंने इंतजार करने का फैसला किया कि आगे क्या होता है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में माहौल में इतना अनकहा तनाव भर गया था। तुमने देखा कि तुम्हारी नई बहन जेसिका तुम्हें घूर रही है, लेकिन तुमने इसे नजरअंदाज किया, यह सोचकर कि वो बस नए आए बच्चे के बारे में जानना चाहती। तुम्हें उस पर दया आई। जेसिका के पास सब कुछ लगता है, लेकिन वो किसी और के रिश्ते के नाटक में मोहरा बनकर रह गई है। ब्रैंडन सिर्फ इसलिए वापस आया क्योंकि उसकी असली गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ था। वो जेसिका को उसे जेलस करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और देखो, जेसिका अमीर है, भोली है और खूबसूरत है। दिलासे का एकदम सही जरिया। जैसे ही वो दोनों वापस साथ होंगे, वो जेसिका को फेंक देगा जैसे जलती हुई रोटी। ये सुनकर जेसिका का संयम टूटने लगा। उसने गहरी सांस ली। अगर बात सिर्फ पैसों की थी तो वो कोई मायने नहीं रखता। उसने ब्रैंडन का हाथ थामा, दादा के सामने खड़ी हुई और नेकनियती से बोली, चाहे कुछ भी हो, ब्रैंडन ने मेरी जान बचाई थी। आज मैं उसके बिना यहाँ नहीं होती। ग्रैंडपा, क्या यह सबसे ज्यादा जरूरी नहीं है? दादा ने नाक भौं सिकोड़ी। कहने ही वाले थे, यह तो पुराने जमाने की बात है। आजकल कोई जान बचाने के बदले शादी नहीं करता। लेकिन बूढ़े आदमी के बोलने से पहले ही एक और बेबाक आवाज हवा में गूंजी। जान बचाई? ब्रैंडन ने मेरी बहन की जान कब बचाई? दादा रुक गए। वो चालाक बुजुर्ग मौके की तलाश में थे। उन्होंने लापरवाही से पूछा, क्या तुम उस कॉलेज की जहाज दुर्घटना की बात कर रहे हो, जब तुम उस आइलैंड पर फंसे थे? प्यार में डूबी जेसिका को भी दादा की चाल समझ आ गई। हाँ, वही वाली। तुमने अपनी मेमोरी में कीवर्ड्स ढूंढे और फिर याद आया। अब याद आया। ओह, मेरी बहन की कहानी तो बड़ी दर्दनाक है। सच में बहुत बुरा हुआ। जेसिका ने मन में सोचा, ये मैं दर्दनाक कैसे हूं? जरा समझाओ तो। जेसिका को पता ही नहीं है ना? जहाज दुर्घटना के दौरान ब्रैंडन ने उसे आइलैंड पर नहीं खींचा था। वो खुद को मुश्किल से बचा पाया था। एक डॉल्फिन ने उसे किनारे तक धकेला था। जेसिका को जैसे करंट लग गया, लेकिन फिर भी ब्रैंडन ने एक दिन और एक रात उसकी देखभाल तो की थी। उसने उसे पत्तों से ढककर गर्म रखा था। तुम्हारी अंदरूनी टिप्पणी ने आखिरी वार किया। रही देखभाल की बात, वो तो बिल्कुल बकवास है। उसने तुम्हें पत्तों से इसलिए नहीं ढका कि तुम गर्म रहो, बल्कि इसलिए कि उसे डर था कि अगर तुम मर गई तो लाश सड़कर बीमारी फैलाएगी। वो पूरा दिन और रात जेसिका अपनी खुद की इच्छा शक्ति से जिंदा रही। जब वो उठी तब ब्रैंडन बस पास से गुजर रहा था। देखा कि वो मरी नहीं तो उसने अपना बचाने वाला का नाटक किया और उसने सच में उस पर यकीन कर लिया। बचाए जाने के बाद उसने न सिर्फ उसे पहला प्यार माना, बल्कि पैसों की बरसात भी कर दी। अगर सच में शुक्रगुजार होना था तो उसे मरीन लाइफ कंजर्वेशन फंड में डोनेशन देनी चाहिए थी। हॉल में सन्नाटा छा गया। ब्रैंडन को नहीं पता था कि थॉमसन परिवार का रवैया अचानक क्यों बदल गया, लेकिन लग रहा था जैसे यह उसके हक में था। जेसिका, यह कितनी अच्छी बात है कि तुम्हारा परिवार हमारे खिलाफ नहीं है। मुझे अभी कुछ याद आया। जब मैं पानी में था, मुझे लगता है मैंने एक डॉल्फिन देखी थी। ब्रैंडन, क्या तुम्हें कुछ याद है? जेसिका ने अचानक पूछ लिया। अचानक हुए इस सवाल से ब्रैंडन का दिल धक से रह गया। वो अचानक ये कैसे याद कर सकती है? तुम गलत सोच रही हो, मुझे कुछ याद नहीं, ब्रैंडन ने जबरदस्ती शांत रहते हुए कहा। लेकिन उसकी उस पल की घबराहट उसे दे चुकी थी। जेसिका की भौहें सिकुड़ी और उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। ब्रैंडन, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? जैसे ही तुमने बोला, सब कुछ याद आ गया। वो पूरा दिन और रात मैं उस बीच पर अकेली थी। तुमने मुझे बचाया ही नहीं था। अरे भगवान, यह क्या हो गया अभी? जेसिका का दिमाग अचानक कैसे चालू हो गया? तुमने अंदर ही अंदर चिल्लाया, एक मानसिक झटका, इतना जोर से कि जेसिका को लगभग संयम खो देना पड़ा। ब्रैंडन कुछ नहीं बोला, जो खुद एक कबूलनामा था। उसकी उम्मीद की आखिरी किरण टूट गई। जेसिका ने उसे हाथ हिलाकर दूर किया। बस जाओ।
हम खत्म हो गए, दोबारा कभी संपर्क मत करना। ब्रैंडन का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा भी नहीं था कि उसका झूठ इतनी जल्दी पकड़ा जाएगा। थॉमसन परिवार की जानी बूझी नजरों के तले वो पूरी तरह टूट गया और घबराकर भाग गया। उसकी पीठ देखते हुए जेसिका ने सिर झुका लिया। दिल टूटा दिख रही थी। दुखी मत हो, दिलासे की यह सोच सुनकर जेसिका ने तुम्हारी तरफ देखा अजीब तरह से छू गया उसे। ये जरूर वो नया भाई है जिसे वो घर लाए हैं। भले ही इसने अभी मेरी दुनिया तोड़ दी। जैसा कहते हैं, अगर 99 बार हार मिले तो उठो और एक बार और कोशिश करो ताकि गिनती 100 हो जाए। हाँ, दूसरी बात सोचें तो शायद हम बस उसे मारें ही। जेसिका गुस्से से लगभग बेहोश हो गई। दादा ने आंखें मूंह लीं। रोको, मत दिखाओ, उस दम कोने को मुस्कुराना है। दादा ने खखार कर गला साफ किया। वो उनकी पोती थी आखिरकार, और अगर वो सच में बेहोश हो गई तो उन्हें ही संभालना पड़ता। तुम ईथन हो ना, आने से पहले ही बुला लिए जाओ। तुम्हें याद आया कि तुम परिवार से मिलने आए हो और जल्दी से चले आए। हाँ, मैं ही हूँ। हेलो ग्रैंडपा। दादा ने रूखा सा सिर हिलाया। दशकों तक कठोर उद्योगपति रहने के बाद वो कम बोलने वाले इंसान थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बुढ़ापे में अचानक एक नया पोता होगा, और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कैसे पेश आए। लेकिन उनकी गूगल सर्च पर आधारित रिसर्च के मुताबिक पहला कदम था भरपूर आर्थिक मदद देना ताकि भविष्य में कोई तकलीफ ना हो। यही सोचकर दादा ने अपनी छड़ी ठोकी। वो कभी बात को घुमाने फिराने वाले नहीं थे, इसलिए सीधे बात पर आ गए। पहली बात, थॉमसन परिवार में वापसी पर स्वागत है। दूसरी, अब जब तुम यहाँ हो तो कुछ नियम माननी होंगी। पहला नियम, ये घर वापसी कम, क्लास में वापसी ज्यादा लग रही है। क्या ग्रैंडपा सीईओ हैं या प्रिंसिपल? या सभी बॉसेस ऐसे ही बोलते हैं? यानी मैं तो फंस गया। जिंदगी भर बोर्ड रूम्स में सोता रहूंगा। ये बहुत बोरिंग है। ये सुनकर दादा ने आलस से एक पलक उठाई और देखा कि तुम उनके सामने बिल्कुल शांत बैठे हो, और उन्होंने अपने तैयार किए नियम पढ़ना जारी रखा। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, और अभी तुम्हारा दिमाग इतना खाली था कि उन्हें ही परखने लगा। धीरे धीरे तुम्हारी नजर उनके बाएं हाथ की पीठ पर पड़े पुराने निशान पर टिक गई। कुछ लोग बुढ़ापे में इतने गंभीर दिखते हैं, लेकिन कभी वो प्यार के लिए मैदान में उतरने वाले योद्धा थे। इन शब्दों पर क्लोई और जेसिका, जो दादा के भाषण से चुपचाप खिसकने वाली थीं, ने शालीनता से पैर वापस खींच लिए। तुम्हें दादा की नजर का अंदाजा नहीं था। अपनी ही दुनिया में खोए थे। ग्रैंडपा एक छोटे से खेतीहर गांव से थे। वो और ग्रैंडमा बचपन के प्रेमी थे। एक साल ग्रैंडमा के जन्मदिन पर वो खेतों में धान काट रहे थे। जब पता चला तो उन्होंने कुछ रोमांटिक करने की सोची, तो उन्होंने जंगली फूलों का एक बड़ा गुलदस्ता उन्हें देने के लिए तोड़ा। लेकिन जो उन्हें उम्मीद नहीं थी वो यह था कि ये रहे $5 मिलियन वेलकम गिफ्ट के रूप में। जैसे चाहो खर्च करो। दादा ने अचानक गरजते हुए कहा। इतनी बड़ी रकम सुनकर तुम पूरे डॉलर साइन की शक्ल में बदल गए। ग्रैंडपा, आप सिर्फ मेरे ग्रैंडपा नहीं, आप तो मेरे भगवान हैं। दादा ऊपर से शांत रहे, लेकिन अंदर से पसीना आ गया। वो तो लगभग बोल ही देता। बचत हो गई। पास में जेसिका और क्लोई ने यह देखकर हताशा महसूस की। बाकी कहानी क्या थी? बताते रहो। ये सिर्फ $5 मिलियन है। तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। इतनी छोटी रकम से प्रभावित होना तो ठीक नहीं। तुम्हें दिखाना होगा कि असली दौलत क्या होती है। $5 मिलियन से तुम्हारी अंदरूनी बड़बड़ाहट को बंद कर दादा ने तुम्हें व्यस्त रखने का फैसला किया ताकि अपने अतीत को और न खुरचो। सच में वो हैरान थे। तुम्हें यह जानकारी कहाँ से मिली? इतने पुराने किस्से कैसे जानते हो? उनका तुम्हारे उस मुंह से प्यार नफरत का रिश्ता था। फिलहाल ये सब एक तरफ रखकर दादा ने अपनी गूगल सर्चेस से बनाई बच्चे पालने की गाइड खोली, जो उन्होंने एक छोटी नोटबुक में रखी थी। उसके मुताबिक दूसरा नियम था कि पैसे देने के बाद लड़के को तरह तरह की उच्च वर्गीय लड़कियों से मिलवाओ। बेहतर था कि सारे विकल्प दिखाओ ताकि वो पहली लड़की को देखकर ही न पड़ जाए। आज इसके लिए एकदम सही मौका था। दादा ने अपनी सबसे भरोसेमंद पोती की तरफ देखा। आज दोपहर ऑफिस जा रही हो ना? भाई को साथ ले जाओ। क्लोई, जो पहले से ही तुम्हें सब दिखाने का प्लान बना चुकी थी, को कोई आपत्ति नहीं था। उसने तुम्हारी तरफ देखा। क्या तुम यहाँ रहना चाहते हो या मेरे साथ ऑफिस चलना? क्या तुम लोगों ने मेरी पूरी जिंदगी प्लान कर ली है? लेकिन चलो, $5 मिलियन के लिए जो चाहो बना लो मुझे। क्लोई के साथ जाने को तैयार। तुमने फरमाबरदारी से सिर हिला दिया। क्लोई खुद को तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा बार देखने से नहीं रोक पाई। क्या यह बच्चा मल्टीपल पर्सनैलिटी का मामला है? जेसिका को पीछे रहकर दादा का सामना करना था, इसलिए वो साथ नहीं आ सकती थी। तुम जाते वक्त ग्रैंडपा के हाथ को घूर रहे थे। कुछ है? क्लोई ने जाते समय लापरवाही से पूछा। तुमने पलकें झपकाईं। ओह नहीं, बस उनके हाथ के पीछे का निशान देखा और थोड़ा जानना चाहा। बात करें तो हाँ, कहाँ था मैं? ओह हाँ, ग्रैंडपा ग्रैंडमा को फूल देने और रोमांटिक इजहार करने ही वाले थे। लेकिन जैसे ही वो गले मिलने वाले थे, वो मुर्गे की बीट पर फिसल गए, पांव उखड़ गए और छोटी पहाड़ी से लुढ़कते हुए गाय के बाड़े में जा गिरे। वो न सिर्फ मुंह के बल कीचड़ में गिरे, बल्कि हाथ भी कट गया। क्लोई ने कसम खाई कि उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन हंसी रोक नहीं पाई। अपनी पसंदीदा पोती से इस विश्वासघात से अचकचाए बूढ़े आदमी का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उनकी आंखों से खंजर निकले और उन्होंने मन में ठान लिया कि दोनों पोतियों से बदला लेंगे। रुको, बुढ़ा अभी देखेगा। रही बात तुम्हारी 14 साल के बच्चे से क्या नुकसान?
तुम बस सोच ही रहे थे। बुरी सोच तो बहनों की थी। एक छींक के बाद क्लोई गप्पों के बादशाह के साथ ऑफिस की तरफ निकल गई। तुम्हें लगा चुप रहने से ऑकवर्ड होगा, तो क्लोई से उत्सुकता से पूछा, आपकी कंपनी कैसी है? क्लोई ने उदासीनता से जवाब दिया, ठीक ठाक है, बहुत बड़ी नहीं, डिसेंट रेवेन्यू। वैसे जब तुम डेटिंग करो तो किसी ऐसे को ढूंढना जिसका फैमिली बिजनेस कम से कम इतना बड़ा हो। ये कोई बहुत ऊंचा स्टैंडर्ड नहीं है। गाड़ी ऑफिस बिल्डिंग के सामने रुकी। तुमने गर्दन 180 डिग्री पीछे खींची और फिर भी ऊपर नहीं देख पाए। क्लोई, मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम अकेले मरने की उम्मीद रखती हो। क्लोई ने आखिरी बात साफ सुनी। उसने भौंहा उठाई और तुम्हारे सिर पर हाथ फेरा। क्या देख रहे हो, चलो अंदर। पूरी ऊपरी मंजिल सीईओ का एग्जीक्यूटिव स्वीट था। क्लोई अपनी डेस्क पर बैठ गई। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करनी है, तुम थोड़ी देर रहो, कंपनी घुमाऊंगी जब हो जाए। तुमने थोड़ी देर सुना, समझ आया रुचि नहीं है, और क्लोई के काम करते हुए खूबसूरत प्रोफाइल पर ध्यान लगाया। क्लोई बहुत सुंदर है। ये चाहत भरी बात सुनकर क्लोई के मुंह पर मुस्कान आ गई। ये नहीं था कि उसने तारीफ नहीं सुनी थी, इतनी सुन सुनकर थक गई थी बचपन से, लेकिन कितनी सच्ची थी। तुम अलग थे, तुम सच में यह मानते थे, जो किसी तरह और भी प्यारा लगा। कुछ मिनट बाद तुम्हारी चिंतित आवाज फिर उसके मन में गूंजी, गहरी परेशानी के साथ। यह कितना अफसोसनाक है, इतनी खूबसूरत औरत को उसकी सबसे भरोसेमंद सेक्रेटरी फंसाकर जेल भेजने वाली है, जो चुपके से एक राइवल कंपनी के साथ काम कर रही है, और वो भी फाइनेंशियल क्राइम्स के लिए। सेक्रेटरी सालों से किताबें गड़बड़ करती रही हैं, बिल्कुल छुपाकर। मैं क्या करूं? क्लोई को कैसे चेताऊं बिना शक उठाए? मेरा उसके किसी प्रोजेक्ट से कोई लेना देना नहीं है, तो अगर अचानक यह बात छेड़ूं तो बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अगर कुछ नहीं किया तो मेरी बहन सच में सलाखों के पीछे जाएगी। क्लोई का एक्सप्रेशन ठंडा हो गया और उसने आइस्ड अमेरिकानो जोर से डेस्क पर पटका। तुमने ऊपर देखा? हैरान। फाइनेंस डिपार्टमेंट का प्रमुख, जो अभी अभी रिपोर्ट देने आया था, चौंक गया। मिस थॉमसन, कोई प्रॉब्लम है? मुझे याद आया कि मैंने काफी समय से किताबों का ऑडिट नहीं किया। पिछले कुछ सालों के फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स तैयार करो और मुझे भेजो। फाइनेंस हेड को समझ नहीं आया क्या हो रहा है, लेकिन सवाल पूछने की हिम्मत नहीं थी और वो फरमानबरदारी से इंतजाम करने चला गया। पलक झपकाओ, पलक झपकाओ। क्लोई ने अचानक किताबें जांचने का फैसला क्यों किया? क्या फाइनेंस वाले ने कुछ ऐसा कहा जो मेरे यहाँ होने से उसके ध्यान में आया? एक साल के हिसाब किताब और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड्स बहुत ज्यादा थे। कल सुबह तक का समय लगता कम से कम। इस बीच क्लोई उठी और तुम्हें इशारा किया, आओ कंपनी घुमाती हूँ। तीनों सेक्रेटरीज के पास जाते हैं और देखते हैं कौन सी मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही है। जैसे ही वो नीचे जाने के लिए एलिवेटर की तरफ बढ़े, किसी से टकराए। वो आदमी साफ नीले सूट में था। उसकी आंखों में तेज इंटेलिजेंस और एक तरह की भोली भाली बेखबरी का मिश्रण था। उसमें हाल ही में कॉलेज पास आउट लड़के का वो खास फील था जो सीजन प्रोफेशनल बनने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन पूरी तरह सफल ना हो। असिस्टेंट लियो कुछ डॉक्यूमेंट्स देने आया था और क्लोई को बाहर जाते देख हैरान हुआ। उसने जल्दी से सीधे खड़े होकर कहा, मिस थॉमसन। क्लोई ने सिर हिलाया। फाइल्स मेरी डेस्क पर रख देना। ये कौन है? थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है। वो जानी पहचानी अंदरूनी आवाज सुनकर क्लोई ने मुड़कर देखा कि तुम लियो को ध्यान से देख रहे हो। उसने हल्की सी भौं चढ़ाई। लियो राइट एक अनाथ था जिसे परिवार ने दादा के जमाने से स्पॉन्सर किया था। जब उसने कॉलेज में थॉमसन कॉरपोरेशन संभाली, उसने सपोर्ट जारी रखा, यहाँ तक कि उसे विदेश में पढ़ने भेजा। पिछले साल ग्रेजुएशन के बाद उसने उसे भर्ती किया ताकि एक भरोसेमंद सहायक बना सके। क्या वही उसे फंसा रहा था? नामुमकिन। टाइमलाइन मेल नहीं खाता। 1 मिनट से कम में क्लोई के दिमाग में 1000 षड्यंत्र के सिद्धांत कौन थे, लेकिन इससे परिचय कराने में देरी नहीं हुई। यह है लियो राइट, मेरा असिस्टेंट, और यह है मेरा भाई ईथन। लियो ने थोड़े घबराहट के साथ नमस्ते किया। हेलो यंग मास्टर। तुमने आत्मविश्वास से जवाब दिया, जिससे लियो ने सोचा यह जरूर किसी अमीर घर का है। उसे नहीं पता था कि नाम सुनते ही तुम्हारे मन में 10 लाख अल्पैकास की भगदड़ मच गई थी। लियो राइट, वही लियो राइट जो कुछ सालों में टॉप टियर प्रोफेशनल बनता है। वो वफादार अधीनस्थ जो क्लोई के जेल से निकलने के बाद उसके लिए कुछ भी करता है, जो उसे बदला लेने में मदद करता है। ये अभी ऐसा क्यों दिख रहा है जैसे उलझा हुआ पपी हो? ट्रांसफॉर्मेशन तो जबरदस्त है। क्या उसने कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाई या ये बस बहुत बड़ा ग्लो अप है? क्लोई स्तब्ध रह गई। भले ही वो कभी जेल नहीं गई थी, लेकिन वो सोच सकती थी कि अगर उसके भाई की बात सच हो तो बाहर निकलने के बाद जीना कितना मुश्किल होता। तो उन हालात में भी लियो उसकी मदद करने को तैयार है। अफसोस उसका अंत इतना दुखद है। क्लोई जेल में पुरानी बीमारी की वजह से बदले का बीच रास्ता पूरा किए बगैर मर जाती है। लियो, जिसके पास कोई नहीं है, अनगिनत झटकों के बाद आखिरकार टूट जाता है। वो गैस पेडल पर पैर रखता है और मुख्य विलेन को उड़ा देता है। एक मर्डर सुइसाइड। लियो की जवान और थोड़ी भोली मुस्कान देखते हुए क्लोई की नजरें नरम पड़ी। थॉमसन परिवार इतने वफादार और कृतज्ञ इंसान के साथ बुरा नहीं करेगा। हे भगवान, एक मानसिक फैनफेयर बज उठी। जब सोचो तो लियो की जिंदगी एक दुखद एपिक जैसी है। क्लोई का बदले का सफर उसकी असमय मौत से रुक गया। उसने अपनी पूरी जिंदगी उसके मकसद को दे दी, वफादारी के साथ अंत तक। दिल जाता है उस पर। सेवा के लिए शुक्रिया। क्लोई को सिर दर्द होने लगा।
क्या मेरे भाई को सेंटिमेंटैलिटी से एलर्जी है? लेकिन एक बात पक्की थी, अगर यह जानकारी सच निकली तो लियो राइट अब पहली प्रायोरिटी पर था। क्लोई ने लियो से नरमी से कहा, मैं अपने भाई को कंपनी घुमाने जा रही हूँ, तुम भी साथ आओ। ओह ठीक है। लियो सुखद आश्चर्य में था। आमतौर पर यह काम सीनियर सेक्रेटरी सैरा को मिलता। कॉरपोरेशन का काम बहुत बड़ा था। क्लोई तुम्हें लीगल डिपार्टमेंट ले गई, यह दिखाने कि असली एलीट कौन होते हैं, फिर फैशन डिवीजन में असली स्टाइल देखने। हर डिपार्टमेंट हेड जो मिलने आया अपना सबसे आकर्षक कर्मचारी साथ लाया। पूरा दौरा खत्म होते होते तुम्हें लगा कंपनी में नहीं ब्यूटी पेजेंट में हो। आखिरकार दोपहर की गतिविधियां खत्म होने वाली थी। जैसे ही ऑफिस का दरवाजा खुला, एक बेहद बेगुनाह चेहरे वाली औरत मुड़ी। क्लोई को देखकर वो तुरंत गर्मजोशी से मुस्कुराई, सोफा से एक फोल्डर उठाया और बोली, मिस थॉमसन आप आ गईं। गोल्डन बे प्रोजेक्ट का प्रपोजल ड्राफ्ट हो गया है, बस आपके फाइनल सिग्नेचर चाहिए ताकि बिड फंड्स का एलोकेशन शुरू हो सके। क्लोई ने डॉक्यूमेंट लिया और साइन करने ही वाली थी। नहीं क्लोई मत करो, वो प्रपोजल जर है। उनकी तरफ सरसरी नजर डालने के बाद तुमने अचानक मन में चिल्लाया। तुम उसे रोकने के लिए आगे बढ़ने ही वाले थे, लेकिन क्लोए पहले थी। एक जोरदार आवाज के साथ उसने पूरा प्रपोजल खिड़की से बाहर फेंक दिया और फिर तेज कदमों से हाथ धोने गई। इस हरकत से कमरे में सब हैरान रह गए और तुमने चुपचाप अपने बढ़े हुए हाथ वापस खींच लिए। सिंक से वापस आकर क्लोई ने शांति से एक पेपर टॉवल से हाथ पोंछे। बस उस पर एक कीड़ा था, मुझे उनसे डर लगता है, रिफ्लेक्स था। यह सुनकर सैरा सेक्रेटरी ने चुपके से राहत की सांस ली। उसने अच्छे स्वभाव वाली मुस्कान के साथ कहा, अच्छा समझी, मैं दूसरी कॉपी प्रिंट करके लाती हूँ, बाहर वाला भी ले आने का इंतजाम करती हूँ। उसकी मुस्कान गर्म थी, लेकिन सीईओ पर साइन करने का दबाव था। बहुत लोग अभी भी गोल्डन बे प्रोजेक्ट के लिए लड़ रहे हैं। बंद करो ये नाटक, दो मुंही कॉर्पोरेट जासूस जो मेरी बहन की भावनाओं से खेलती रही है। गोल्डन बे प्रोजेक्ट बर्बादी की राह है। जमीन ही प्रॉब्लमैटिक है। जब कैपिटल फंस जाएगी और हादसे होने लगेंगे तो तुम अचानक नकली लेजर्स लीक करके क्लोई को फंसा दोगी, है ना? उसने तुम पर भरोसा किया और तुम उसे खड्डे में डाल रही हो। सबसे बुरी हो तुम। तुम्हारी याद में गोल्डन बे का मामला थॉमसन परिवार की बर्बादी की शुरुआत था। क्लोई ने हैरानी से सैरा को देखा। उसे बहुत लोगों पर शक था, लेकिन इस पर कभी नहीं। हाई स्कूल से दोस्त थे दोनों। क्लोई जानती थी कि सैरा गरीब परिवार से थी, इसलिए सालों उसका साथ दिया और ग्रेजुएशन के बाद सीधे टॉमसन कॉरपोरेशन में ले आई। ये सोचकर यह परिणाम। क्लोई का चेहरा गहरा हो गया। धोखे का गुस्सा उबाल खाने लगा। क्यों? उसके मन की आवाज उससे भी ज्यादा गुस्से में थी। हाय, मेरी बेचारी बहन को अभी भी कुछ पता नहीं। क्या सैरा ने सालों पहले जानबूझकर क्लोई से दोस्ती की थी? वो दरअसल डेविस कॉरपोरेशन के सीईओ की नाजायज बेटी है। उस कमीने ने अपनी गर्भवती पत्नी को धोखा देकर अपनी तथाकथित सच्ची मोहब्बत से रिश्ता रखा। सैरा जानती थी कि नाजायज होने की वजह से उसे कभी स्वीकार नहीं किया जाएगा, इसलिए क्लोई के करीब आकर भविष्य के लिए जमीन तैयार की। वैसे ब्रैंडन वही है जिसे सैरा असल में परस्यू कर रही है। पता नहीं अब तक बना भी या नहीं। जेसिका के कान ब्रैंडन का नाम सुनते ही खड़े हो गए। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। वो इसमें भी है? तुम्हारे विचार भटक गए। शायद बना लिया होगा। ब्रैंडन सैरा के लिए काम का इंसान है और भले ही जेसिका ने उसे छोड़ दिया, उसके पास सैरा पर गंदगी है। उसने जेसिका को कंपनी में लाया था और डॉक्यूमेंट्स चुराने में भी मदद की। दोनों एक ही नाव में हैं। एक डूबा तो दूसरा भी। क्लोई ने मन में व्यंग्य से सोचा, बाद में लियो से जांच करवाऊंगी। सैरा को जरा भी अंदाजा नहीं था कि चंद मिनटों में उसके सारे राज खुल चुके थे। वो ताज़ा छपा, अभी भी गर्म प्रपोजल लेकर वापस आई, चेहरे पर मुस्कान का नकाब। मिस थॉमसन अब साइन कर सकती हैं। क्लोई ने उसे देखा, फिर शांति से अपनी सीट पर बैठ गई बिना किसी जल्दी के। लेकिन मिस थॉमसन, बहुत लोग इस प्रोजेक्ट के लिए लड़ रहे हैं और यह बेहद प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर हमने रुक कर किसी और को मार लेने दिया तो? क्लोई की उदासीन रवैया देखकर सारा घबराने लगी। ये उसके सालों की प्लानिंग का निचोड़ था। सब तैयार था और अब शुरुआत में ही अड़चन आ गई। समझ नहीं आया। वो बस डॉक्यूमेंट प्रिंट करने गई थी। क्लोई जो पल भर पहले साइन करने को तैयार थी, अचानक क्यों बदल गई? क्लोई ने लियो का दिया कॉफी लिया, हल्का घूंट भरा और आराम से जवाब दिया, अगर कोई और ले गया तो इसका मतलब था वो हमारे नसीब में नहीं था। जो मिलना है वो मिलेगा। सैरा ने चिंतित भाव बनाया। लेकिन मैं पहले ही पार्टनर से बात कर चुकी हूँ। उन्हें बताया था कि हम आज दोपहर एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। अब पीछे हटना ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा और थॉमसन कॉरपोरेशन की रेप्यूटेशन को नुकसान होगा। क्लोई ने कप रख दिया। यह आसान है। पार्टनर्स को बस ये बताओ कि मीटिंग के रास्ते में तुम्हें पता चला कि बॉयफ्रेंड धोखा दे रहा था और उसे पकड़ने जाना पड़ा। उफ, तुम खुद को मन में खुशी जताने से नहीं रोक पाए। क्लोई पिछले जन्म में पैंडा रही होगी। कितनी निर्मम है। सैरा के मुंह में हलचल हुई। मिस थॉमसन, प्लीज मजाक मत करिए, वो सच में जल्दी में है। क्लोई की आवाज अचानक ठंडी हो गई। सैरा, हम एक दूसरे को कितने समय से जानते हैं? सैरा अचानक इस बदलाव से चौंकी। उसकी आंखें इधर उधर हुईं। लगभग 10 साल। हाँ, लगभग 10 साल। क्लोई ने फ्लोर टू सीलिंग विंडो की तरफ मुड़कर कहा, जैसे कुछ सोच रही हो। एक दशक में बहुत कुछ बदल जाता है, या शायद मैं शुरू से ही सब साफ नहीं देख पाई। सैरा का दिल डूब गया। इसका क्या मतलब है?
उसने चुपके से क्लोई के भाव पढ़े, लेकिन वो वैसी ही दिखी, पूरे नियंत्रण में। क्लोई की आवाज शांत थी। प्रोजेक्ट की कोई जल्दी नहीं, गोल्डन बे की बिड बाद में देखूंगी, ऑक्शन परसों है ना? समय है। ठीक है मिस थॉम्पसन, सैरा ने जवाब दिया, मन में उथल पुथल। अपराध बोध से दबकर उसने आगे जोर देने की हिम्मत नहीं की। सैरा की पीठ देखते हुए क्लोई की आंखें गहरी हो गईं। अगर कल का ऑडिट कंफर्म कर दे कि सैरा ने किताबें गड़बड़ की हैं, तो वो ये सुनिश्चित करेगी कि सालों से धोखा देने वाली को जेल नहीं भेजे, बाहर ही उसकी जिंदगी नरक बनाएगी। उस शाम मैंशन की तीसरी मंजिल के हॉलवे के अंत में बने स्टडी में क्लोई ने दादा को दिन की घटनाएं बताईं। फाइनेंस हेड ने जल्दी में पिछले साल के लेजर्स तैयार किए थे और सच में 10 मिलियन का घाटा मिला। जांच में फाइनेंस का डेप्यूटी हेड भी शामिल होने का शक था। दादा का चेहरा गंभीर हो गया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी पोती के इतने करीबी लोगों में से कोई समस्या होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने राहत महसूस की। शुक्र है कि उन्होंने अचानक तुम्हें क्लोई के साथ ऑफिस भेजा था। वो सोचकर भी कांपते कि अगर यह नहीं होता तो उनकी बूढ़ी हड्डियां उस मुसीबत को झेल पाती या नहीं। बूढ़े आदमी ने एक सांस भरी, यह महसूस करते हुए कि तुम्हारे बड़े उपकार में हैं। तभी एक जोशीली अंदरूनी आवाज कट गई, बचाओ, ज्ञान दिमाग से भाग रहा है जैसे बुरी याद। पढ़ाई नहीं करनी, कल स्कूल से छुट्टी मारूंगा और कोई अमीर कूगर ढूंढूंगा जो शुगर मामा बने। दादा ने माथे पर हाथ रखा, सिर दर्द उठ रहा था। यह बच्चा दिन भर क्या सोचता रहता है? कूगर ढूंढना? क्या परिवार का पैसा काफी नहीं है? उसी फ्लोर पर तुम्हारे कमरे में तुम दर्द से बाल खींच रहे थे। आधा होमवर्क पूरा कर, तुमने बाकी कल स्कूल में देखने का फैसला किया, रजाई खींची और चैन से सो गए। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही तुम्हें पूरी बदहाली के चेहरे के साथ स्कूल जाना पड़ा। जिंदगी बेकार और बोरिंग है। सुबह 6 बजे उठना इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। तुमने बेस्वाद तरीके से ब्रेकफास्ट रोल मुंह में ठूंसा। शिकायत बंद करो, दादा ने कहा, तुम्हारे हाथ में एक गिलास मिल्क थमाते हुए। उन्होंने चिंता से जोड़ा, तुम्हारी 5वीं बहन माया उसी स्कूल में जाती है। वो सॉफ्टमोर है, क्लास 3 में। अगर कुछ चाहिए तो उसे ढूंढना। तुम खाली चेहरे से खाते रहे, दिमाग साफ जाहिर था। वो वहां आग बबूला हो रही है। छोटे बदमाश, तुमने आधी बात बताई, बाकी भी बताओ। वो और बोलने से पहले स्कूल ले जाने वाला ड्राइवर आ गया। यंग मास्टर तैयार हैं? अभी नहीं निकले तो लेट हो जाओगे। आया। दादा बुरी तरह से तुम्हें रोक कर पूछना चाहते थे, लेकिन खुद को रोका। बेबस होकर देखते रहे जैसे तुम भागे। मुख्य दरवाजा बंद होते ही दादा ने क्लोई की तरफ मुड़कर चिल्लाए, जो अभी नाश्ते के लिए नीचे आ रही थी, मेरे साथ आओ, माया को कॉल करना है। उसे बोलो कि ईथन को आज पूरे दिन साथ रखे, कहीं भी जाए। 30 मिनट बाद तुम नॉर्थवुड एकेडमी पहुंचे, एक जानी मानी प्राइवेट स्कूल। यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट्स अमीर और शक्तिशाली परिवारों से थे। हर साल माँ बाप अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने के लिए हाथ पांव मारते और यहाँ सही लोगों से दोस्ती जिंदगी बना सकती। यंग मास्टर, क्या मैं अंदर तक छोड़ दूं? वो बैडमिंटन रैकेट बैग और बैकपैक दोनों काफी भारी लग रहे हैं। शुक्रिया सर, लेकिन ठीक हूँ। तुमने हाथ हिलाकर मना किया। जैसे ही तुमने रैकेट बैग उठाई, जोर की खनखनाहट हुई। एक पल दोनों चुप रहे। ड्राइवर हिचकिचाया, यंग मास्टर, क्या आपका रैकेट टूट गया? नया दिला दूं? नहीं नहीं, शुक्रिया सर, मैं सच में ठीक हूँ, तुमने कहा, फिर स्कूल की तरफ भाग ली। बिल्डिंग के अंदर पहुंचकर तुमने रैकेट बैग की जिप खोली। बाल बाल बचे, लगभग पकड़ा ली। यह रैकेट नहीं है, यह स्टील पाइप है। अनुभव से पता था कि जैसे ही पुराने परिवार से बाहर किया जाए, वो लोग जो पहले तुम्हारी चाटुकारी करते थे तुम्हारे पर टूट पड़ते हैं। ज्यादातर पुराने दत्तक भाई बहन के बहकावे में आकर, और कल जो हुआ उसके बाद बदला और भी बुरा होने वाला था। अपनी डेस्क पर लिखी गालियां और एक बार लगभग घेर लिए जाने की याद आते ही तुम्हारी आंखें उत्साह से चमक उठीं। जाग मेरे अंदर के शिकारी, समय आ गया। जब तुम अपनी क्लासरूम वापस पहुंचे, तुम्हारी पुरानी आगे की सीट, जैसा उम्मीद था, किसी और लड़के ने ले ली थी। तुम्हें गुस्सा नहीं आया। सीधे पीछे कोने में खिड़की और डस्टबिन के पास गए जहां तुम्हारी डेस्क थी। ट्रैश शब्द चमकते लाल रंग में साफ लिखा था, लेकिन हैरानी की बात, उस सीट पर एक लड़की बैठी थी, चेहरे पर किताब टिकाए, अत्यंत घमंडी अंदाज में डेस्क पर पांव फैलाए। नई तरकीब। तुमने भौं उठाई। कमरे की अजीब चुप्पी को तुमने नजरअंदाज किया। तुम्हारे क्लासमेट्स हमेशा तब चुप रहते थे जब कोई शो देख रहे हों। जैसे तुम्हारी मौजूदगी महसूस हुई, लड़की ने धीरे धीरे चेहरे से किताब हटाई। वापस आ गए? उसने बेरुखी से पूछा। वो पूरा बोल पाती उससे पहले हवा में एक चांदी की चमक, कौंधी जैसे स्टील पाइप उसके चेहरे की तरफ झूला। सामने खड़े लड़के की आंखों में कड़ा भाव था। या तो आज नई डेस्क दिलाओ या यहां से जाने नहीं दूंगा। फिर उसका चेहरा ठीक से दिखा और तुम लगभग संयम खो बैठे। भगवान, ये तो मेरी बहन माया है। यह यहाँ क्या कर रही है? माया अभी तक सदमे से उभरी नहीं थी। ये वो भाई है जिसके बारे में क्लोई ने फोन पर बताया था, जिसे उसने कहा था कि मासूम मेमने जैसा है। तो ये सामने कौन है? उससे पहले कि वो सोच पाती, वो अजीब अंदरूनी आवाज उसके मन में गूंजी, तुम्हारी आवाज से एकदम मेल खाती। और फिर माया को समझ आया, क्या मैं चोजन वन हूँ? वन, ठीक है, ये भूमिका निभा सकती हूँ। माया ने अपना सबसे डैशिंग भाव बनाया और जानबूझकर आवाज धीमी की। छोटे भाई, पहली बार मिल रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना नहीं है?
तुम बोलने ही वाले थे, लेकिन पास में कोई डेस्क कुर्सी धड़ाम से गिरी। यार माया, तुम सच में बेबाक हो। हाई स्कूल बोर्डिंग स्कूल थी और माया आराम से डॉर्म में सो रही थी जब क्लोई का अचानक कॉल आया। बोला कि लंबे समय से बिछड़े भाई से मिलने जाओ। यह भी धमकी थी कि मना किया तो क्रेडिट कार्ड्स बंद। इसलिए माया के पास कैपिटलिज्म के अत्याचार के सामने झुकने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। उसने बस एक झलक दिखाकर वापस आने का प्लान बनाया था, लेकिन जब तुम्हारी क्लासरूम पहुंची तो डेस्क पर ट्रैश लिखा देखा और बुरी अफवाहें सुनी। माया का खून खौल गया। चाहे कुछ भी हो, थॉमसन परिवार के किसी सदस्य को कोई नहीं तंग करेगा। माया पहले से ही नॉर्थवुड एकेडमी की मशहूर क्वीन बी थी और उसके शक्तिशाली परिवार की अफवाहों की वजह से वो ऐसी इंसान थी जिससे पंगा न लेना ही बेहतर था। ये डेस्क कैसी है? किसने लिखा? अभी सामने आओ। माया ने ठंडी नजरों से क्लासरूम स्कैन किया और पहले शोर भरा कमरा खामोश हो गया। सभी स्टूडेंट्स उसे देख रहे थे, हैरान कि वो तुम्हारे मामले में क्यों पढ़ रही है। उसके अगले शब्दों ने सबको सदमे में डाल दिया। ईथन मेरा भाई है और मेरी प्रोटेक्शन में है। मेरा सुझाव है कि अब से अपने एक्शंस के बारे में सोच समझ कर चलो। जो लोग जिम्मेदार हैं उनके लिए। माया रुकी और व्यंग्य से मुस्कुराई। कोई बात नहीं, अगर कबूल नहीं करते, जब ईथन यहाँ आएंगे तो उनसे पहचान करा लूंगी। ये सुनते ही जिन स्टूडेंट्स को गिल्ट था उनके चेहरे तुरंत घबरा गए। बाकी स्टूडेंट्स बस हैरान थे। क्या हो रहा है? वो नकली यंग मास्टर था जिसे निकालकर गरीब बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास वापस भेज दिया गया था। माया थॉमसन, उसकी बहन कैसे? ये तो हमारे पुराने क्लासमेट ने जो बताया था उससे बिल्कुल अलग है। माया ने गॉसिप की लहरों को नजरअंदाज किया, डेस्क पर पांव रखे, चेहरे पर किताब रखी और वापस सो गई। वो पहले से तुम्हारे चेहरे पर आश्चर्य और सम्मान का भाव देख सकती थी जब तुम पहुंचोगे। और फिर उसने तुम्हारी आवाज सुनी, या तो आज नई डेस्क दिलाओ या यहां से जाने नहीं दूंगा। ये तो मेरी सोच से बिल्कुल अलग है। माया ने किसी तरह अपना प्राइड बचाया, गला साफ किया। छोटे भाई, पहली बार मिल रहे हैं, तुम्हें कुछ कहना नहीं है? उसे लगा वो काफी कूल साउंड कर रही है। फिर उसने अपने साथी की बेकार टिप्पणी सुनी। यार माया, तुम सच में बेबाक हो। महसूस होते ही कि तुमने गलत इंसान को धमकी दी, तुमने स्मूथली पाइप वापस खींचा, मासूम मुस्कान बनाई और उसकी तरफ बढ़ाया। माया, नाइस टू मीट यू। स्टील पाइप तोहफे में स्वीकार करो। माया ने पाइप अपनी नई साइड किक को उछाल दिया। जो भी तुम्हें तंग कर रहे थे उन्हें बताओ। अगर बोल रही हूं तो पीछे नहीं हटूंगी। तुम आगे बढ़े और तुम्हारी सीट के सामने वाले लड़के के कंधे पर हाथ रखा। सभी अच्छे एक्टर नहीं होते। मार्क का गिल्ट साफ चेहरे पर लिखा था। ईथन, यार क्या हाल है? तुम उसका साथ देने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और सीधे बात पर आए। क्या तुमने मेरी डेस्क पर वो लिखा था? मार्क क्लासिक बुली था, जो कमजोर को परेशान करे और ताकतवर की चापलूसी करे। उसके लिए गरीब और बेबस होना शर्मिंदगी के लायक अपराध था। उसने क्लास में हर प्रभावशाली को खुश रखने की कोशिश की, पुराने तुम सहित, लेकिन तुमने हमेशा उस जैसे लोगों को नजरअंदाज किया था जिससे उसके मन में रिजेंटमेंट थी। जैसे ही सुना कि तुम मुसीबत में हो, वो तुम्हारे पुराने परिवार का फेवर लेने के लिए तुम्हें नीचा दिखाने को बेताब हो गया। लेकिन मैं बस अभी आया हूं। मार्क ने जोर से इनकार किया। तुमने पहले कभी उसकी यह बुरी साइड नहीं देखी थी। दोस्त तो नहीं थे, लेकिन दुश्मन भी नहीं। शायद तुम बस अंदाजा लगा रहे थे। अगर वो बस मना करता रहे तो क्या लगता है हम सब बेवकूफ हैं। माया ने हाथ बांधे और कमरे के सामने के सिक्योरिटी कैमरा की तरफ इशारा किया। एक विशाल कैमरा यहाँ लगा है, क्या फुटेज खींचनी पड़ेगी? यह सुनते ही मार्क का चेहरा पछतावे से पीला पड़ गया। उसने सोचा था कि चूंकि तुम नकली हो, पैसे संबंध नहीं, पढ़ाई में भी नहीं, तो प्रिंसिपल और टीचर्स तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए उन्होंने कैमरा से बचने की जरूरत नहीं समझी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पलड़ा इतना अचानक पलट जाएगा। इतनी तकलीफ क्यों उठाए? यहाँ बहुत लोगों ने देखा होगा, है ना? तुमने निर्दोष क्रूरता के भाव से पूछा। बाकी स्टूडेंट्स ने तुरंत बोलना शुरू किया। हाँ, मैंने देखा। मार्क सुबह सबसे पहले पेंट के डिब्बे और मॉप लेकर आया था। आरोपों की बरसात होने लगी मार्क पर। यह नहीं था, मैं तो पहले करना ही नहीं चाहता था। यह फ्रेड और विक्टोरिया का आइडिया था। अचानक नाम आने पर वो दोनों स्टूडेंट्स चुप नहीं रह सके। क्या बक रहे हो? जब सुना कि वो नोबडी है, तब तुम सबसे ज्यादा एक्साइटेड थे उससे बदला लेने के लिए। हम सालों से जानते हैं एक दूसरे को। मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में। मैंने कुछ नहीं किया। उनका प्लान था। मैं तो उसे आते ही चेतावनी देने वाला था। बिना तुम्हारे कुछ किए तीनों आपस में ही लड़ रहे थे। होमरूम टीचर, जो दरवाजे से सब देख रहा था, वहीं खड़ा जम गया था। नहीं जान रहा था कि अंदर आए या बाहर रहे, खुद को जितना हो सके छोटा करने की कोशिश में। तीनों स्टूडेंट्स अब पूरी तरह उलझ गए थे। माया ने ठंडे रवैये से यह सब देखा, फिर तुम्हारे शांत भावहीन चेहरे की तरफ मुड़ी। उम्मीद है मेरे छोटे भाई के लिए यह ज्यादा ट्रॉमेटिक ना हो। शायद कुछ साइकोलॉजिकल स्कार्स पड़ेंगे। याद करते हुए कि क्लोई ने तुम्हें पूरे दिन साथ रखने को कहा है। माया ने सोचा स्कूल तो वैसे भी गया, चलो इसे साथ ले चलते हैं। वो टीचर के पास गई, लड़ते तीनों को कंप्लीटली इग्नोर करते हुए, और आराम से बोली, थॉमसन कॉरपोरेशन इसे याद रखेगी। शायद इनके पेरेंट्स को बताना ठीक रहे। मुझे यकीन है उनकी जनरेशन जानती होगी इससे कैसे निपटना है। माया ने फोन निकाला, क्लोई को हालात एक्सप्लेन करते हुए क्विक टेक्स्ट भेजा, फिर टीचर से कहा,
ईथन को आज मेरे साथ जाना है, मैं साइन आउट कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर ने कहा आपत्ति करने की हिम्मत न करते हुए। तुमने माया की बांह खींची। माया, अब घर जा रहे हैं? अपना नाम लेते सुनकर माया, जो आमतौर पर परिवार में सबसे नीचे रहती, इतनी भावुक हो गई कि लगभग रो पड़ी, लेकिन कूल बनाए रखा। नहीं, क्लोई ने कहा है तुम्हें मेरे साथ रहना है। एक बार और बोलो। उसने मदद की थी, इसलिए तुमने अनजान बनकर पूछा। क्या बुलाऊं माया? कुछ नहीं, पास साइन हो गया, चलते हैं। माया ने टीचर को नोट दिया और आगे बड़े कदमों से निकल गई। तुम पीछे चले। माया की जय हो। मन में यह जयकार सुनकर माया ठंडे फसाड के बावजूद मुंह के कोने को ऊपर जाने से नहीं रोक पाई। हाँ, बिल्कुल सही। जैसे ही मिडिल स्कूल सेक्शन से निकले, माया की बचपन की दोस्त ओलिविया उत्साह से माया के लेजेंडरी कारनामे सुना रही थी। सच में थॉमसन परिवार के जीन्स कमाल के हैं। तुम्हारी बहन हर क्लास में सोती है, कभी होमवर्क नहीं करती, हर वक्त पार्टी करती है और रात भर जागती है, लेकिन एग्जाम से 3 दिन पहले क्रैमिंग करती है और किसी तरह हमेशा साल में टॉप 3 में आ जाती है। यह गुस्सा दिलाने वाली बात है। तुम साथ चलते हुए सिर हिला रहे थे। माया आगे चलते हुए मन में तुम्हारी बहुत एक्टिव कमेंट्री सुनने पर मजबूर थी। यह झूठ है। माया रात भर गेमिंग नहीं करती, वो हेडफोन्स लगाकर सीक्रेटली ऑनलाइन लेक्चर्स सुनती है। क्लास में सोना बस सबको कंफ्यूज करने के लिए है। और होमवर्क न करने की बात, जहां तुम देख नहीं सकते वहां उसने इतने प्रैक्टिस टेस्ट्स किए हैं कि पजल बुक बन सकती है। एग्जाम से 3 दिन पहले वाला टाइम बस वो है जब वो ओपनली पढ़ सकती है। उसका घमंड एक डिस्गाइज है। असला सीक्रेट वेपन है हाइपर कॉम्पिटिटिव होना। तुम्हें ध्यान से सुनते देखकर ओलिविया और उत्साहित हो गई। और सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, स्पोर्ट्स में भी कमाल है। हमेशा परफेक्ट स्कोर और उसकी स्टैमिना इनक्रेडिबल है। एक बार स्कूल ने एक बड़े पहाड़ पर हाइकिंग ट्रिप ऑर्गेनाइज की। हम में से ज्यादातर ने टिकट बूथ पर ही हार मान ली, लेकिन वो समिट तक पहुंच गई। सुपर ह्यूमन था, इतना कूल। और अगले दिन स्कूल में आई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन तुमने शायद उसे कभी ऑल नाइटर के बाद नहीं देखा होगा, जब वो इतनी थकी होती है कि हिल नहीं पाती। पूरा शरीर जेली जैसा होता है, लेकिन मुंह उतना ही जिद्दी। इस बीच माया आगे चलते हुए फोन से खेलती हुई पसीना छूटने लगा। यह बच्चा बहुत ज्यादा जानता है। हैरानी की बात, आमतौर पर काम में डूबी रहने वाली क्लोई ने टेक्स्ट्स के जवाब लगभग तुरंत दिए, जैसे उनका इंतजार हो। क्लोई से माया को पता चला कि वो अकेली चोजन वन नहीं है। ये गिफ्ट पूरे परिवार पर असर करती लग रही है। क्लोई ने उसे सीक्रेट रखने और आई मैसेज हिस्ट्री डिलीट करने को भी कहा। तुम्हारे पास ये अजीब एबिलिटी क्यों है? क्लोई ने बताने की हिम्मत नहीं की और पूछने की माया में भी नहीं। क्लोई, मान लो तुम्हारा भाई ऊपर से उतरा हुआ देवता है जो हम आम इंसानों को बचाने आया है। माया, सच में क्लोई? तुम्हें कब से ह्यूमर आने लगा? क्लोई, मैं बस ह्यूमरस नहीं हूं, मैं तुम्हारी पिटाई भी करूंगी। अपने भाई का अच्छे से ख्याल रखो। इस महीने अलाउंस बढ़ा दूंगी। कुछ हुआ तो जानती हो क्या होगा। माया, वो सिर्फ 1 दिन से वापस आया है। क्या हम सच में भाई घर लाए हैं या अपना नया ओवरलॉर्ड? उसे लगा क्लोई ड्रामा कर रही है, इसलिए उसने कॉन्वर्सेशन स्क्रीनशॉट लेकर दादा को कंप्लेंट करने को भेजी। पढ़ने के बाद दादा ने रिप्लाई किया, तुम्हारी बहन सही है। अपने भाई के साथ नरमी से पेश आओ और अच्छा इंप्रेशन बनाओ, नहीं तो। माया ने 2 लाइनें पढ़ी और आई मैसेज बंद कर दिया। उसने कसम खाई कि चाहे कुछ भी हो, वो क्लोई और दादा जितनी चाटुकारी कभी नहीं करेगी। तभी पास से एक सीटी आई। माया, अगर नहीं है, आज रात की रेस के लिए तैयार हो। शब्द विनम्र थे, लेकिन लहजा व्यंग्य से टपक रहा था। वो आवाज सुनते ही माया और ओलिविया दोनों के चेहरे कठोर हो गए। आने वाले ग्रुप की लीडर एक ब्लीच्ड ब्लॉन्ड बालों वाली लड़की थी। सर से पांव तक रिबेलियन की हवा। माया कुछ दिनों से नहीं दिखी, नरम पड़ गई। बेबी सिटिंग कर रही है? कौन बेबी सिटर कह रहा है? माया झट से उसे गाली देने वाली थी जब उसने पीछे से मास्टर ऑफ सार्केज्म की आवाज सुनी। देखो, किसी ने अपना गोल्डन रिट्रीवर लीश से खोल दिया। इतनी टफ एक्ट इसलिए है क्योंकि पता है ASBCA तुम्हारी पीठ पर है। माया का हंसी निकल पड़ी। उसने राइली के ब्लॉन्ड बालों की तरफ देखा। डिस्क्रिप्शन एकदम सटीक था। राइली ने अनकॉन्शियसली अपने बाल छुए, फिर गुस्से से चेहरा काला पड़ गया। तुम कौन हो? यह मेरा भाई है, माया ने आगे बढ़कर कहा और राइली को वार्निंग दी, थोड़ा रिस्पेक्ट रखो। राइली की माया से दुश्मनी थी, लेकिन वो किसी बच्चे को तंग करने वाली नहीं थी और उसने माना कि उसकी आखिरी बात थोड़ी ज्यादा थी। उसने ठुनकते हुए विषय छोड़ा और अपनी मुस्कुराहट माया पर वापस कर दी। बेट भूले तो नहीं? उम्मीद है हारने पर भी इतनी ही टफ रहोगी। बिल्कुल नहीं, तुम पर भी यही लागू होता है, माया ने बिना झुके जवाब दिया। ईथन, क्या हुआ? पीछे से ओलिविया की आवाज सुनकर माया कंफ्यूज्ड होकर मुड़ी और देखा कि तुम राइली की पीठ को ध्यान से देख रहे हो। वो एक पल के लिए हैरान हुई, फिर याद आया कि उसकी फ्रेनेमी वाकई काफी प्रिटी है। उसकी आंखें हॉरर से चौड़ी हो गईं। मेरे भाई को तो उस ब्लॉन्ड पर क्रश नहीं है। वो राइली की इमेज खराब करने के लिए कुछ बुरा बोलने वाली थी जब उसने तुम्हें मन में कोसते सुना। भगवान, ये यंग राइली है। इन लड़कियों के साथ क्या है? सब कोरिया में प्लास्टिक सर्जरी करवाती हैं 17 साल होते ही, या ये बस जबरदस्त ग्लो अप है?
माया की कहानियों से जानता हूँ कि वो और राइली स्कूल में पूरी फ्रेनेमी थीं, हमेशा एक दूसरे के गले पड़ी रहती थीं। लेकिन राइली इतनी बैडास पंक होगी ये सोचा नहीं था। तुमने उसे जाते देखते हुए थोड़ा सिर हिलाया। अरे राइली राइली, अभी माया पर इतना टफ एक्ट कर रही हो, लेकिन आगे चलकर तुम खुद कितनी पैथेटिक दिखोगी जब डेस्परेटली उसकी शुगर मामा बनने की कोशिश करोगी। फिर भी ये तो बड़ी वाइल्ड स्टोरी लाइन है। हमारा परिवार बैंकरप्ट हो जाता है तो उनकी कहानी बन जाती है, मेरी फ्रेनेमी मेरे बैंकरप्ट होने के बाद मेरी शुगर मामा बन गई। अब माया की बारी थी चौंकने की, इस बार खुद के बारे में। पहले वो हैरान हुई कि भविष्य में परिवार बैंकरप्ट होगा, फिर और ज्यादा हैरान हुई कि उसकी फ्रेनेमी एक दिन उसे सपोर्ट करना चाहेगी। नामुमकिन, वो 100% स्ट्रेट है, वो मुझे सपोर्ट क्यों करना चाहेगी? ये कैसी पागल कहानी है। माया पूरी तरह हेज में थी। राइली ऐसा मुख्य रूप से इसलिए करती है क्योंकि कीवर्ड सुनते ही माया तुरंत स्लो हो गई, कान प्रैक्टिकली खींच गए। बताओ ना, मुझे बताओ। लेकिन ठीक तभी पास में ओलिविया ने एक हल्की सांस ली जो तुम्हारा ध्यान खींच गई। क्या हुआ, कुछ बात है? तुमने पजल्ड होकर पूछा। ओलिविया ने अपनी दोस्त की पीठ की तरफ देखा और कहा, बस माया के लिए थोड़ी चिंता है। माया, ठीक है ठीक है, समझ आया चिंता। लेकिन एक सेकंड के लिए चिंता रोको, मैं तो बस रीजन सुनने वाली थी, मर जाऊंगी। लेकिन तुम्हारे पीछे के दोनों को कुछ पता नहीं था। तुमने सिर झुकाया, पहले कंफ्यूज्ड, फिर जोड़ लिया और उत्सुकता से पूछा, वैसे वो बेट क्या थी जिसका जिक्र हो रहा था? सवाल ने ओलिविया को हिचकिचाने पर मजबूर किया और माया की तरफ देखा। समझ नहीं आया, डिटेल्स बताए या नहीं? कुछ नहीं, बस एक मोटरसाइकिल रेस, माया ने कहा, कंधे उचकाते हुए बहुत कैजुअली। आज रात 8 बजे मलहॉलैंड ड्राइव पर राइली और मेरा थोड़ा फास्ट एंड फ्यूरियस शोडाउन है। हारने वाला 1 महीने के लिए जीतने वाले का गोफर बनेगा, जो कहे वो करे। गोफर बनना, यही तो राइली आगे चलकर माया के लिए करती है, खुशी खुशी करती। लेकिन मलहॉलैंड ड्राइव तो काफी डेंजरस है, कहीं और रेस नहीं कर सकते? माया ने भौंहा उठाई। अपने पैशन की बात होने पर उसका पूरा डिमीनर बदल गया, उज्ज्वल और एनर्जेटिक। वो मुस्कुराई, केनाइन टूथ दिखाते हुए। मेरी स्किल्स पर भरोसा नहीं? चिंता मत करो, मलहॉलैंड ड्राइव पर मैं नींद में भी हैंडल कर सकती हूँ। ये फाइन है, सच में। उसके बाद उसने ध्यान तुम पर लगाया। तो आज रात घर जाना है या मेरे विला में रहोगे? नॉर्थवुड एकेडमी बोर्डिंग स्कूल था, लेकिन स्टूडेंट्स ऑफ कैंपस भी रह सकते थे जब तक ग्रेड्स न गिरें। अपने सीक्रेट स्टडी सेशंस और बाद में सबको चौंकाने की सुविधा के लिए माया ने स्कूल के पास एक विला खरीदी थी। पूरी तरह फर्निश थी और गराज उसके प्यारे मोटरसाइकिल कलेक्शन से भरा था। मलहॉलैंड ड्राइव की बेट किसी वजह से तुम्हें बहुत डिस्टर्ब कर रही थी, इसलिए तुमने तुरंत कहा कि उसके साथ विला जाना चाहते हो। माया, जो पहले से तुम्हें साइन आउट कर चुकी थी, को कोई आपत्ति नहीं थी और आगे बढ़ गई। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसे पछतावा हुआ क्योंकि वो भूल गई थी कि तुम वहां थे। तुम एक दीवार जो पूरी तरह इंग्लिश वोकैब्युलरी फ्लैश कार्ड से ढकी थी, उसे देखते खड़े रहे। माया, तुम सच में मेहनती स्टूडेंट हो। यही है आउटवर्डली स्लैकिंग, सीक्रेटली ग्राइंडिंग। सभी से सावधान रहो जो कहते हैं कि वो हार मान रहे हैं, क्योंकि वो शायद बस तुम्हें साइक आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि खुद मेहनत कर रहे हैं। अगर उनकी बात मान ली तो हारोगे। माया के मन में क्लोई और दादा की धमकियां और रिश्वतें थीं, अच्छी इमेज बनाने के लिए। हाँ, मेरी मेहनती स्पिरिट से सीखो। तभी तुम हाथ पीठ पर बांधकर कैलेंडर के पास चहलकदमी करते पहुंचे। ये पॉस्चर किसी बूढ़े आदमी की सुबह पार्क में टहलने जैसी थी कि माया को अचानक तुम्हें केन थमाने का मन हुआ। उसका मुंह फड़का। उसने लड़कों के साथ ज्यादा वक्त नहीं बिताया था बड़े होते हुए। उसने सोचा, हम दोनों स्टूडेंट्स हैं, क्यों ना प्रैक्टिस टेस्ट साथ करने का इनवाइट दूं। जितना सोचा उतना अच्छा लगा। एक बड़ी बहन धैर्य से छोटे भाई की पढ़ाई में मदद करती है, कितना होलसम प्यारा दृश्य होता। तुम कैलेंडर के सामने खड़े थे, चेहरा और गहरा होता जा रहा था, आने वाली तबाही से बेखबर। तुमने फोन निकाला। आज 18 नवंबर 2023 है, मलहॉलैंड ड्राइव। माया की बेट। अब याद आया, आज वो दिन है जब माया का एक्सीडेंट होता है। उसकी मोटरसाइकिल का टायर फट जाएगा, वो गंभीर रूप से घायल होगी और उसके दोनों पैर परमानेंटली डैमेज हो जाएंगे। वो कभी लंबी दूरी नहीं चल पाएगी और कभी स्ट्रेन्युअस एक्सरसाइज नहीं कर पाएगी। 2 दिन आईसीयू में भी रहेगी। परमानेंटली डैमेज्ड लेग्स। सिर्फ ये भयानक परिणाम सुनकर ही माया पीछे लड़खड़ा गई। उन कुछ वाक्यों ने उसकी शांति चकनाचूर कर दी। लेकिन यह तो समझ नहीं आता। माया ने तुरंत कमजोरी पकड़ी। उसकी बाइक में टॉप ऑफ द लाइन सब कुछ है, पत्थरों पर भी चली जाए तो टायर नहीं फटेगा जब तक कोई सड़क पर कीलें न फेंके। लेकिन यह भी नहीं हो सकता क्योंकि वो अकेली क्रैश नहीं होती और वो रेस से पहले हमेशा बाइक इंस्पेक्ट करती है। तो मैकेनिकल फेलियर भी नहीं। किसी ने माया की मोटरसाइकिल के टायर के अंदर एक छोटा डेटोनेटर इंस्टॉल किया था। माया की पुतलियां सिकुड़ गईं। हाई स्पीड पर टायर फटने के भयावह परिणाम वो खुद से बेहतर कोई नहीं जानती। वो निष्कर्ष पर नहीं कूद सकी। राइली नहीं हो सकती, वो इतनी क्रूर नहीं है। तुम्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि पीछे खड़ी इंसान तुम्हारे विचारों की वजह से इमोशनल रोलर कोस्टर पर थी। तो किस बेवकूफ ने लगाया? मुझे ठीक से याद नहीं। तुमने दिमाग खींचा, मेंटल सीपीयू ओवरहीटिंग पर। मुझे लगता है कोई बर्बादी के कगार पर पहुंचा अमीर बच्चा था, राइली का कोई लूजर दोस्त।
अपने परिवार को बचाने के लिए उसने माया और राइली की पीठ पीछे इलीगल बेटिंग पूल खड़ा कर दिया, दूसरे अमीर बच्चों को बेट लगाने को इनवाइट करके। वो खुद बुकी बना और अपने परिवार का बचा खुचा सारा पैसा राइली पर लगाया। जीत पक्की करने के लिए किसी तरह माया का एड्रेस ढूंढा, उसके गैराज में घुसा और मोटरसाइकिल के टायर से छेड़खानी की। माया अंदर मुस्कान बनाए रखी लेकिन दांत पीस रही थी। तो यह था गैम्बलर्स का सबसे बुरा हो। डिटेल्स काफी थे। इलीगल गैम्बलिंग अकेला ही उस नामालूम कमीने को लंबे समय के लिए अंदर करने के लिए पर्याप्त था। पुलिस कॉल करनी होगी। माया ने मन में प्लान किया कि उस आदमी के गिरफ्तार होने के बाद राइली को टेक्स्ट करके उसके दोस्तों की किस्म पर मजाक उड़ाएगी। इसी इंसिडेंट की वजह से राइली ने जांच की और सच पता चला, और माया के एक्सीडेंट के बाद उसे बेहद गिल्ट हुआ। हमारे परिवार के बैंकरप्ट होने के बाद भी वो माया के पास रही और फाइनेंशियली सपोर्ट करने का ऑफर दिया। उसे जिम्मेदार महसूस हुआ क्योंकि अगर उसने बेट प्रपोज न की होती तो कुछ नहीं होता। अफसोस, मेरी बहन ये 10 LB वेइज करती है और उसमें से 109 LB प्योर जिद है। उसने मना कर दिया। सच में अफसोसनाक। माया, उफ, मेरे छोटे भाई की अजीब फैंटेसीज हैं फिर। माया ने मन में मुंह बनाया। खैर, राइली में जमीर है देखते हुए इस बार उसे माफ। कोई मॉकिंग टेक्स्ट नहीं। ये सोचते हुए वो खुद पर प्रभावित थी। इतनी दयालु और माफ करने वाली इंसान इस दुनिया में कैसे हो सकती है। तुम्हारे दिमाग में अचानक एक आइडिया आया। तुम माया की तरफ मुड़े चमकती मुस्कान के साथ। माया, क्या अपना मोटरसाइकिल गैराज दिखाओगी? मैंने कभी नजदीक से नहीं देखा। देखना बहुत अच्छा लगेगा। और जोड़ा, प्लीज। मैं माया को सीधे नहीं बता सकता तो खुद हैंडल करना होगा। पहले पता करूंगा गैराज कहाँ है, फिर पता करूंगा कि आज रात वो कौन सी बाइक यूज करेगी और टायर का मॉडल नंबर। माया मुझे काफी फ्रीडम देती लग रही है तो एक सरल बहाने से खिसक सकता हूँ। फार्मेसी जाऊंगा, कुछ स्ट्रॉन्ग स्लीपिंग पिल्स खरीदूंगा, नया टायर लूंगा, लंच पर माया को ड्रग करूंगा और फिर उसके लिए टायर बदल दूंगा। तुमने अपना मानसिक प्लान रखा और खुद की खामोश डेडिकेशन पर हैरान थे। अच्छा, प्लान परफेक्ट है। बस प्रॉब्लम यह है कि मैंने कभी मोटरसाइकिल पर काम नहीं किया, लेकिन कोई बात नहीं, पहली बार तो होती ही है। मैंने बाइसिकल फिक्स की है, प्रिंसिपल सिमिलर होगा। माया, यह सिमिलर नहीं है बिल्कुल। ये देखकर कि माया ने जवाब नहीं दिया, तुमने उसका नाम फिर पुकारा। बिल्कुल दिखा सकती हूँ, लेकिन एक सेकंड। वो जल्दी से दूसरे कमरे में गई, फोन पर कुछ देर टैप किया और एक बड़ा टूल बॉक्स लेकर आई। माया मुस्कुराई। छोटे भाई, मोटरसाइकिल का पूरा टूटना देखना चाहते हो? तुम्हारे लिए मैं इंजन पार्ट से टायर्स तक इस बाइक को पूरी तरह ओवरहॉल करने को तैयार हूँ। पूरा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगी। ये तो इतना अनएक्सपेक्टेड बोनस था कि तुम्हें समझ आया पिछला पूरा प्लान बेकार हो गया। क्या इतनी तकलीफ नहीं होगी? बिल्कुल नहीं, माया ने अपना फोन हिलाते हुए मुस्कुराकर कहा। मैन्युफैक्चरर को ब्रांड न्यू पार्ट्स डिलीवर करने के लिए कॉल कर दिया। शो जल्द शुरू होगा। छोटे भाई, तुम्हारा प्यार बहुत ज्यादा है। खुद थको मत, बस किनारे से देखो, मैं अकेले हैंडल करूंगी। 1 घंटे से कम में चमकदार नए पार्ट्स आ गए। बाएं हाथ में टूल बॉक्स और दाएं में नया टायर लिए माया तुम्हें विल्ला के साथ वाले गैराज की तरफ ले गई। गैराज का दरवाजा खुला तो हर रंग की शानदार मोटरसाइकिल्स दिखीं। लाल, हरी, नीली, पीली, पिंक, काली, हर तरह के स्टाइल्स में। माया एक आग जैसी लाल बाइक के सामने रुकी और तुम्हें इशारा किया, यहां आओ। यही वो है जिस पर आज रात रेस करूंगी। तुम उसकी चिकनी बॉडी और खूबसूरत लाइंस देखने के लिए पास गए। बहुत कूल है। बिल्कुल है, ये मेरी मास्टरपीस है, माया ने कहा। बाइक के बारे में बात करते हुए उसका चेहरा खिल उठा। असल में उसने बस एक संक्षिप्त ओवरव्यू देने का प्लान बनाया था क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य टायर बदलना था। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि तुम छुपकर बोर नहीं हो रहे और सच में ध्यान से सुन रहे हो तो वो एक्साइटेड हो गई और बड़े उत्साह से हर एक कंपोनेंट समझाने लगी। रुकी तो बस तब जब टायर तक पहुंची। उसने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की। ठीक तुम्हारे सामने टायर बदला। उसके बाद उसने पुराना टायर एक तरफ रखा और एक छोटे चाकू से इनर ट्यूब काटकर खोला। तुम्हें मोटरसाइकिल्स के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए तुमने मान लिया कि यह एक सामान्य प्रक्रिया है। दोनों पूरी तरह ध्यान लगाए हुए थे जब उसके दस्ताने पहने हाथ को टायर के अंदर एक छोटी गोल चीज महसूस हुई। माया की पुतलियां सिकुड़ गईं। इसके बारे में सुनना एक बात थी, लेकिन अपनी आंखों से सबूत देखना एक अलग ही स्तर का झटका था। उस पल, उस भविष्य के बारे में सोचते हुए जो तुमने बताया था, जहां वो परमानेंटली डिसेबल्ड हो जाती, उसकी रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई।